करते हैं तो हिंदी की हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक तो हिंदी आनी कहाँ है, कहानी है, ठीक है ना। तो आपका अपर में जो पेपर होगा, अपर में पेपर होना है आपका, जो पेपर फर्स्ट पेपर होगा लैंग्वेज का, उसमें आपकी हिंदी आनी है। और हिंदी जो आनी है इसमें 300 मार्क्स की हिंदी आएगी, जिसमें आपके जो है 2 ऐसे होंगे, ठीक है ना, 55 और 75 मार्क्स के, ठीक है ना। तो 2 तो आपके ऐसे होने हैं, ठीक है ना, और बाकी रिमेनिंग जो है आपकी वो हिंदी होगी, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि हिंदी आएगी कैसे। तो मैं आपको पहली बात तो ये बता दूं चलो कि हिंदी जो है वही हिंदी होगी अगर आपने क्या बोलते हैं उसके लिए हिंदी पढ़ी होगी। क्या बोलते हैं सी सेट के लिए अगर आपने हिंदी पढ़ी है, या किसी वनडे एग्जाम की कभी हिंदी पढ़ी है, तो वही हिंदी है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हिंदी अलग है, कोई अलग तरह से है, जैसे मीन्स की हिंदी है कोई अलग है। बस फर्क इतना है कि इसमें जो है आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। तो जैसे आप वहाँ पढ़ते थे तो थोड़ा ऑप्शन के अनुसार वहाँ पढ़ते थे, तो यहाँ हल्का जो है आपको ऑप्शन के अनुसार हिंदी नहीं पढ़नी होनी चाहिए, थोड़ा अलग रूप से जो है थोड़ी हिंदी पूछी जाएगी, ठीक है ना। हिंदी का सिलेबस क्या है, तो सिलेबस अभी हम जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। बल्कि सिलेबस तो आपको पता ही है। सिलेबस अगर किसी ने एक बार हिंदी पढ़ रखी है तो जो आप पढ़ते आए हो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए वही सिलेबस है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है, दूसरा कि ऐसा लग रहा है कि हिंदी का कुछ अलग सा सिलेबस होगा, अलग होगी, थोड़ी बहुत अलग होगी। तो एक तो हिंदी जो है सेम वही है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात हिंदी की जो अच्छी बात ये है कि इसके आप ये समझो ये बोनस के मार्क्स होंगे आपको, ठीक है ना, मतलब फ्री के नंबर होंगे बिल्कुल। अगर किसी ने हिंदी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो भी इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मतलब अगर आपने एक बार हिंदी पढ़ ली तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने की। कितने लेक्चर में हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, तो आप मान के चलो 25-30 लेक्चर के आसपास जो है हिंदी के लेक्चर होंगे। मैंने तो नहीं पढ़ी सर कभी। ठीक है ना, इतने में जो है आपकी ये जो है हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका हिंदी का जो है सिलेबस वगैरह आपको एक बार, मैं उम्मीद करता हूँ जो मेंस वाले बच्चे होंगे आपने सिलेबस डाउनलोड कर ही रखा होगा, ठीक है ना, उसे आपने देख ही लिया होगा, तो उसे आप देख लेना। और ये है दूसरा, देखो हर किसी का अपना कोई ना कोई सब्जेक्ट होता ही है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, किसी ने हिंदी से बीए में कर रखा तो उन्हें थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल रही है यार, ठीक है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाकी जो मैथ्स वाले हैं तो उन्हें अपने मैथ्स के पेपर में बेनिफिट मिलेगा, कोई हिस्ट्री वाला होगा तो हिस्ट्री में होगा, ठीक है ना। तो जिसका अपना कोई सब्जेक्ट होता है तो उसे वहां तो हल्का बेनिफिट मिलेगा ही, जिसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी एक है मैथ्स का, तो फिर भी एक ही होता है कि जिसका मैथ्स बैकग्राउंड होता है तो उसे तो मैथ्स में प्रॉफिट होता ही होता है। बाकी है कि जो मैथ्स के नहीं होते हैं तो उन्हें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होती है, ठीक है ना। इसमें आपको यह है कि अगर कोई हिंदी बैकग्राउंड से है या नहीं है, सब एक से, क्योंकि बहुत बेसिक हिंदी पूछी जानी है। तो सबसे कहने का मतलब मैं बार बार इस बात पर रिपीट कर रहा हूँ कि बेसिक हिंदी आएगी, ठीक है ना। इसलिए मैं एक बार क्या है हिंदी का हल्का सा जो है आपको सिलेबस बता दे रहा हूँ। हिंदी लैंग्वेज के पेपर में 3 चीज आपसे पूछी जाएंगी। पहली चीज जो होगी इसमें हिंदी होगी। हिंदी से आपके आप जैसे इंग्लिश में आप शब्द हिंदी में हिंदी में आप जो है शब्दकोश बोल देते हैं, इंग्लिश में वैकेबुलरी, वैकेबुलरी से कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। कुछ आपके जो है वाक्यों से क्वेश्चन आएंगे और कुछ आपके जो है ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे, जिसे आप व्याकरण बोल देते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कुछ क्वेश्चन जो है इसमें बनेंगे। दूसरा आपसे जो है ट्रांसलेट पूछा जाएगा, मतलब हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, दोनों जो है आपसे जो है ट्रांसलेशन वगैरह भी इसमें जो है पूछे जाएंगे। बाद में ऐसे होगा, मैं आपको ऐसे वगैरह नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। ऐसे सर कराएंगे, जैसा कुछ भी होगा वो आप सर से बात कर लेना। और ना ही मैं आपको वो करूंगा क्या बोलते हैं ट्रांसलेट, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, इतना तो आप कर भी लोगे, खुद से भी कर लोगे, ठीक है ना। इसमें इस क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हिंदी का ही हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। एक बार बस हल्का सा आइडिया मैं ये बताने की कोशिश करूँ कि अगर किसी बच्चे ने 8 से 10 लेक्चर हिंदी के पढ़ रखे हैं तो आपको अभी ऐसा महसूस हो जाएगा कि हिंदी बड़ा इजी है और जो हमने पढ़ा है वही हिंदी। मतलब अगर आपने एक बार किसी भी एग्जाम के लिए कहीं भी हिंदी पढ़ रखी है तो वही हिंदी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात तो यही है कि हमने बस ये समझ लेना कि कैसे जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। पेपर अगर हम सोल्व करने लगे तो लगभग लगभग जो है 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे, तो पेपर सोल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि पेपर सोल्व में ज्यादा समय लग जाएगा। फिर एक बार मैं हल्का सा 10 मिनट का समय ले रहा हूँ, इसमें 10 मिनट में पेपर बताता हूँ। उसके बाद जो है सीधा हम किसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर से स्टार्ट करने के बाद जो फिर सीधा हम जो है समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम देखने, देखो इसमें क्या है, ये कुछ पार्ट्स वाइज में जो है डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो ये 4 से 5 खंडों में ये जो है आपका पेपर जो है डिवाइड है। और इसमें जो सबसे पहला खंड जो है ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें सॉरी 20 के हैं ये, ठीक है ना। इसमें क्या है एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। अब होगा क्या, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें है क्या, मैं आपको बता दूं। जैसे ये पहला है, इसमें आपको देखना एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का,
अब इन्होंने जैसे उत्तर सीमा लिख रखे 20 वर्ड्स, ठीक है ना, तो 20 वर्ड्स तो ये मैक्सिमम है, इससे मिनिमम में ही काम हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, वाक्य को परिवर्तन करना है। जैसे आपको ये वाक्य है, वह घर आया और उसने भोजन किया, इसे सरल वाक्य में बनाना, ठीक है ना। तो जैसे इसे आपको जो है सरल वाक्य में बनाना होगा। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, इसे आपको मिश्र वाक्य में बनाना, कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। तो ये कन्वर्ट है, तो जैसे आपको वाक्य के प्रकार बताए जाएंगे तो उसमें जो है आपको कन्वर्जन करना जो है सिखाया जाएगा। होता कुछ नहीं है, जैसे सरल वाक्य में जो होता है और, क्यों, क्या, कैसे, कब, किंतु, परंतु, ये वर्ड ऐड नहीं होते, ठीक है ना। तो मिश्रित वाक्य में क्या होते हैं, मिश्र वाक्य में ये वर्ड जो है ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम देखेंगे जब इसका टॉपिक आएगा, इसमें हम जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है क्वेश्चन आएगा। इसके बाद जो है आपको जैसे इसको जो है संयुक्त वाक्य में लिखना है, ठीक है ना, कोटि वगैरह में। अब आप इस तरह से देखो, तो कहने का मतलब यह है प्रत्येक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का है, और प्रॉपर वही है जो आपने वनडे के लिए किसी एग्जाम के लिए पढ़ा होगा, या सीसेट में जो आपने पढ़ा होगा, सीसेट के लिए जो हिंदी पढ़ी होगी वही है, ठीक है ना। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य आपने वहां पढ़े होंगे, ठीक है ना। सर एक्सक्यूज मी सर, सर ये जो आप हिंदी बता रहे हैं केवल अपर पीसीएस के बता रहे हैं, लोअर पीसीएस की हिंदी अलग आती है? लोअर का थोड़ा अलग होता है, ठीक है ना। तो ये तो तो इसमें केवल निबंध और लेटर राइटिंग है ना, उसमें तो ये सब चीजें बेसिक। लोअर पीसीएस में केवल निबंध और लेटर राइटिंग है, लेटर ड्राफ्टिंग। जी जी जी, तो ये सब चीजें तो नहीं आएगी उसमें? नहीं नहीं, अभी तो हम अपर का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या है सर उत्तराखंड? सर उत्तराखंड पीसीएस क्या है? अभी सर अभी उत्तराखंड से आवाज नहीं पहुंच पा रही। कोई कुछ बोल रहा था? सर मुझे थोड़ा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि मैं लोअर का अपर का तो है नहीं, तो फिर मुझे तो ये क्लासेस अभी जो आप पढ़ा रहे हैं वो तो अपर में आएगा, लोअर में तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, तो अभी आप फिर अटेंड मत करो, आपका लोअर लोअर है ना। यस सर। हाँ, तो उसके अलग से मतलब बता देंगे, कुछ कुछ टॉपिक वो मिलते होंगे तो वो बता दे जाएगा फिर तो आपको। सर उसमें क्या लेटर ड्राफ्टिंग राइटिंग है, तो वो आप पढ़ाएंगे? हाँ, वो इसमें भी है उसमें भी, वो कंबाइंड है, दोनों में है वो, ठीक है ना। तो वो इसमें पढ़ाया जाएगा, उसमें पढ़ाया जाएगा हल्का सा। तो वो बाद में पढ़ाया जाएगा? हाँ हाँ, मतलब देखते हैं उसका जैसे भी होता है, पढ़ाया तो जाएगा ही, सब कुछ ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। नहीं, आप जो 20-25 दिन कह रहे हैं 20-25 दिन लगेंगे, उसमें ही कब कंप्लीट होगा ये, या नहीं, अलग से उसका बताएं? अलग से लेक्चर रख देंगे उसका, ठीक है ना। मतलब आपको कराया जाएगा, बता दिया जाएगा कि कब उसकी जो है क्लासेस वगैरह चलेंगी। तो मैं ये क्वेश्चन है कि जो क्लासेस के लिए अपर पीसीएस मेंस के लिए है, हाँ हाँ लोअर हाँ, पीसीएस के लिए नहीं है? जी जी, अपर के लिए, अपर पीसीएस मेंस के लिए, या आप जनरल हिंदी किसी भी चीज के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है ना। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। सर जी सर हेलो सर, हाँ, आप मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम ब्लैंक हो गया है स्क्रीन। तो एक सेकंड, दिखाई नहीं दे रहा क्या? अभी अभी आ रहा है सर। सर मुझे हाँ। एक चीज जानना था। मेरा कभी सब्जेक्ट हिंदी नहीं था, मुझे पढ़ना लिखना और बोलना आता है, वो काम की वजह से, ठीक है। मतलब मुझे ये हमारा अनाउंसमेंट होता था हिंदी में, तो मुझे पढ़ना लिखना आता है। बट मुझे जो ये मिश्र वाक्य एंड ऑल, मेरा कभी ना नहीं था, वो मुझे नहीं पता ये क्या होता है। तो ये सब आप एकदम ऐसे पूरा एक्सप्लेन करोगे क्या ऐसे? बिल्कुल, आपको हिंदी में, अच्छा आप बताओ, हिंदी पढ़ लेते हो ना बस? हाँ मैं पढ़ सकती हूँ, पढ़ना लिखना आता है फिर सर। आपका, आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आने की, ठीक है ना। ओके 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 हाँ, सर, ओके। मतलब पढ़ना जान के आदमी फिर क्या रखा जीवन में। चलो आगे हम हेलो जी। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार। विशेष यादव। डाउट है कुछ? चलो आगे हम बात करते हैं, कहाँ तक हमने बात करनी है। जैसे आप एक क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो, अर्धविराम किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कब करते हैं। देखो आज क्लास स्टार्ट होगी, इसे ऐसा नहीं है कि हम पूरा वो करने वाले हैं। तो आप इसमें देखो, अर्धविराम किसे कहते हैं, तो आपको चिन्ह पढ़ाए गए थे, ठीक है ना। तो सॉरी, चिन्ह पढ़ाए जाएंगे, तो चिन्हों में बताया जाएगा कि चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के, किस प्रकार के, सभी चिन्हों के बारे में बताया जाएगा। अर्धविराम कहाँ होता, कहाँ इसका यूज होता,
तो ऐसा एक क्वेश्चन आएगा और आपका क्या है 1 मार्क्स का जो है ये क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये पूछा जाएगा जैसे शुद्ध करो, ठीक है ना। तो जैसे आपके पास है अपनी ताकत के बल पर डटे रहो, तो इस वाक्य को आपने क्या करना है, शुद्ध करना है, ठीक है ना। तो शुद्ध और अशुद्ध की इसकी क्या है अलग से क्लासेस लगेंगी, ठीक है ना। तो सब कुछ बताया जाएगा। अभी केवल आप समझो कि आया क्या है। तो आप देख रहे हो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन है जो आपने मतलब पढ़ी भी रखी है, ठीक है ना। इसमें यह है कि जैसे ताकत और बल दोनों एक साथ में आएंगे, किसी एक का प्रयोग होगा, ठीक है ना। ताकत के साथ बल का प्रयोग नहीं होता। इसी तरह से जैसे यह है कि इन वाक्यों को आपने क्या करना है, शुद्ध करना है। तो आप देख रहे हो शुद्ध करने के वाक्य हैं 1-1 नंबर में आए हुए हैं, ठीक है ना। बस एक हल्का सा बता रहा हूँ मैं, आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये जैसे किसान आत्महत्या के विरुद्ध एक जो है नारा लिखो श्लोक, ठीक है ना। तो नारे वगैरह आपको पता सर ही मैं होंगे, क्लास बताओ ले सकता हूँ सर? जी। सर मैं क्लास ले सकता हूँ? क्या बोल रहे हो बताओ। और विशेष चीज थोड़ा बताइए तो। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर मैं क्लास ले सकता हूँ? भैया आप टाइप कर दो, थोड़ा सा बोलिए सर। देखना क्या है इसमें, चैट में देखना। भैया आप टाइप कर दो आपकी आवाज। ये बोल रहे हैं मैं क्लास ले सकता हूँ। अरे क्यों नहीं ले सकते भाई, आप क्लास में आ गए हो, आप क्लास लो, ठीक है ना। ये कैसी बात की आपने, ठीक है ना। योर मोस्ट वेलकम इन माय क्लास, ठीक है ना। चलो आगे हम बात करते हैं। देखो अब आपने क्या है कुछ नारे वगैरह मतलब, ठीक है ना। जैसे आप क्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, ये अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अब क्या है, अब आपने कोविड वगैरह के ये सीन चल रहे हैं, तो आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे होगे, तो कुछ आपने हल्की सी मतलब तो जनरल नॉलेज वाली बात होगी। और वैसे भी जैसे किसान आत्महत्या के विरुद्ध क्या आपको नारे वगैरह थोड़े जो है पता भी होने चाहिए, ये तो एक जनरल। तो बाकी 1-1 मार्क्स के आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्या, जैसे आपसे फिर पूछे जाएंगे क्या पर्यायवाची, तो आपसे क्या बताया जाएगा जैसे इसके जो है पर्यायवाची लिखो। फिर आपके क्या है, तो पर्यायवाची वगैरह आप जानते हो, पर्यायवाची का मतलब होता है सिनोनिम, ठीक है ना। जैसे द्विज का पर्यायवाची नहीं है, तो बताएगा कोई द्विज क्या होता है। ब्राह्मण। ठीक है ब्राह्मण भी सही है। तो कौन सा इसमें नहीं है, द्विज का मतलब ये होता है जिसका 2 बार जन्म हुआ हो, ठीक है। तो पक्षी का 2 बार जन्म होता है, दांत का 2 बार जन्म होता है, ठीक है ना। ब्राह्मण का 2 बार जन्म होता है। तो इस तरह से मतलब इस तरह से होता है। पक्षी का 2 बार जन्म इसलिए, एक बार अंडा और एक बार वो अंडे से निकलता है। दांत एक बार दूध के दांत, एक बार बाद वाले दांत। ब्राह्मण एक बार जब जन्म नॉर्मली जन्म हुआ, एक बार जब जो यज्ञ वगैरह करके ज्ञान से वो ब्राह्मण बनता है। तो इस तरह से, ठीक है ना। चलो इसके बाद हम जो है इसमें संज्ञा वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो ये कितने, ये 2-2 मार्क्स के। तो इस तरह से आपसे जो है ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलो ठीक है ना। अब आप देख रहे हो इसमें क्या है, ये जैसे कितने का 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन, कितने मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन्हें एक बार पढ़ लो बस। जैसे पहला क्वेश्चन है, देशज शब्दों का आशय स्पष्ट करते हुए 5 देशज शब्दों का उल्लेख कीजिए। तो देशज शब्द क्या होते हैं, विदेशज शब्द क्या होते हैं, एक बार पढ़ा हुआ होगा आपका, ठीक है ना। बाकी हम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। योग रूट शब्द का आशय स्पष्ट करते हुए 5 योग रूट शब्दों का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। तो योग रूट शब्द देशज शब्द क्या होते हैं, इन शब्दों को आपने जो है शुद्ध रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो जैसे गुरु कैसे लिखा जाएगा, पूजने कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। दूसरा, अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि आपको कैसे, ऐसा किसी के दिमाग में अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि सर इतने सारे वर्ड है हमें याद कैसे होंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं बहुत सीमित वर्ड है, इन्हीं के अंदर से जो है क्वेश्चन पेपर जो है बनेगा। इस बात में आपने ध्यान रखना। दूसरी बात, ऐसा नहीं सोचना है कि जो मैं मटेरियल दूंगा, आप जो मैं दूं या तो आप उसे पढ़ लेना, या आप मार्केट से कोई भी एक पुस्तक ले लेना, कोई भी एक बुक ले लेना, आप उस पर ही विश्वास करना, उससे बाहर कुछ नहीं आने का। किसी भी पेपर का फिक्स होता है, जैसे मतलब हिंदी है ना, तो हिंदी का फिक्स है, कुछ ही आपके जो है पर्यायवाची और विलोम शब्द कुछ ही है, उन्हीं से ही क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है ना, अलग नहीं आते हैं क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं सोचना है किसी ने भी कि हमें जो है बहुत सारे जो है विलोम शब्द रखने पड़ेंगे, बहुत सारे जो है पर्यायवाची रखने पड़ेंगे। फिक्स होता है। और फिक्स का भी ऐसा नहीं है कि किसी आदमी पे आपको विश्वास करना है कि किसी के नोट्स पे। आप कोई चाहे तो एक मार्केट से बुक ले लो, या जो मैं दूंगा आपको जो संस्था देगा आप उस पर विश्वास कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब फिक्स होता है। ये होता क्या है, मतलब जबरदस्ती जो है कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को, आपको वहां से पढ़ना, यहाँ से पढ़ना, वहां से फंसा हुआ आएगा, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। और सबसे परफेक्ट बुक होती है, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। आप जो है पीटी क्वालिफाई करके यहाँ तक आए हो तो पता ही है, जैसे चिन्ह वगैरह क्या है, चिन्ह में यहाँ जो है मात्रा लगती है, ठीक है ना। इस तरह से क्रिया में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, ठीक है ना।
जैसे द्विगु और बहुगुणी समास का अंतर स्पष्ट करना है तो समास वगैरह जब आपको पढ़ाया जाएगा तब आपको बताया जाएगा। जिन बच्चों ने पहली बार पढ़ रखा होगा तो उन्हें पता चल रहा होगा सब कुछ, क्या सब कुछ ये जो है पढ़ा हुआ है। इसी तरह से फिर आप देख रहे हैं ये अगला पार्ट आ गया, इसमें भी 5-5 मार्क्स के हैं। जैसे क्या इसमें जो है संधि विच्छेद आई है तो संधि विच्छेद करना है। लिंग किसे कहते हैं, इसके प्रमुख भेदों पर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। तो कितने प्रकार के होते हैं लिंग, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सार्वनामिक विशेषण, तो विशेषण वगैरह आपको पढ़ाए जाएंगे, इंग्लिश में एडजेक्टिव बोल देते हैं इनको, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास। इसके बाद जो है ये आपको जो है ट्रांसलेट करना होगा, तो ट्रांसलेट करना होगा ये हिंदी से इंग्लिश में, ठीक है ना। फिर आप देख रहे हो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो ये 2 मार्क्स का और ये 3 मार्क्स का, ये मैं कराऊंगा इन, ठीक है ना, आप खुद से कर लोगे ट्रांसलेट वगैरह। फिर इसके बाद हम आगे हम बात करेंगे क्या चीज है भाई, ये भी क्या है, पैसेज है। तो पैसेज भी आपके जो है इसके क्वेश्चन पढ़ के जो है आपको पैसेज के जो है आंसर देने हैं, कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का, ठीक है ना। इसके बाद ये पैसेज किसका था, इंग्लिश का था। इसी तरह से बाद में आप देखोगे किसका पैसेज आएगा, हिंदी का आएगा। उससे पहले इन्होंने हिंदी के पैसेज से पहले जो है कुछ और चीज दे दी। देखो एक आपके पास जो है हिंदी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब हिंदी के इतिहास पर कोई क्वेश्चन बनेगा। तो हिंदी का इतिहास क्या है, आपने पॉलिटी से पढ़ लेना, ठीक है ना। भाई हिंदी कैसे कैसे आई, क्या क्या हिंदी का विकास था, क्या इसमें जो है विवाद वगैरह रहे हैं, कितने कौन से आर्टिकल्स में है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपने कहाँ से पढ़नी है, पॉलिटी से पढ़नी है, ठीक है ना। तो जैसे ये है भारतीय संविधान में सन 1955 से 1967 तक हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कौन से उपाय किए गए थे। तो किसका क्वेश्चन है, चाहे आप इसे हिंदी का समझ सकते हो या पॉलिटी का समझ सकते हो, ठीक है ना। तो अब हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी की थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको जो है पता भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो टाइम लगेगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो आपको मटेरियल वगैरह दे दिया जाएगा, आप वहां से जो है पढ़ लो। सर एक्सक्यूज मी सर, सर मेरे लास्ट क्वेश्चन है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट सीसेट क्लास है वो भी अपर पीसीएस की है, लोअर पीसीएस का नहीं है अभी उसमें कुछ भी कौन सिलेबस सा? जो कवर करे। अभी नेक्स्ट सीसेट क्लास जो होगी इसके बाद वो तो मैथ्स की क्लास है। वो अपर, इसमें लिखा ना, मैसेज में आया बेस्ट मेंस यूके पीएससी, तो ये मेंस का है अपर मेंस का है ना, नहीं अपर मेंस का है। अपर मेंस का है ना। तो जैसे मेरे लोअर मेंस का है तो इसमें क्या स्टैटिक्स है, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स है, तो वो भी इसमें कवर करेंगे आप, बाद में करेंगे अभी करेंगे कैसा है? हाँ वो कवर होगा तो बाद में होगा कवर, ठीक है ना। देखो मैं आपको बताऊं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ज्यादा वो है तो आप जो है डाउट पूछना स्टार्ट कर दो। मतलब ऐसा है ना, अगर किसी बच्चे का जैसे मैथ्स पढ़ी थी तो आपने जरूरी थोड़ी है कि मैथ्स आपने जो है मेरे साथ ही पढ़नी है, आप तो पूरी मैथ्स अब तक पढ़ दो, जो जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं आप मुझसे वो पूछो। भाई आप मेरा वेट थोड़ी करो कि जब मैं परसेंटेज पढ़ूंगा आपने तभी परसेंटेज पढ़नी है। नहीं तो सर मेरा डाउट ये है कि अभी जो क्लास चल रही है वो केवल अपर पीसीएस मेंस की चल रही है ना, लोअर्स की तो नहीं चल रही, दोनों हिंदी और मैथ्स जो चल रही है, तो मेरा भी लेना जरूरी नहीं है दोनों क्लासेस। हाँ कोई नहीं, आप आराम से, ना? हाँ कोई Okay, जरूरी नहीं। थैंक यू। चलो अब आप देख रहे हो ये मुहावरे वगैरह आए, तो मुहावरे वगैरह का क्या करना, अर्थ स्पष्ट करना है। तो आप जैसे पता ही है, छाती पर पत्थर रखना, कान में तेल डालना, ठीक है ना। तो ये मुहावरे वगैरह कितने शब्दों में आए, 10 शब्दों में। इसके बाद हम देख रहे हैं ये किस चीज का है, ये हिंदी का पैसेज है। तो हिंदी का पैसेज आप जानते ही हो, ठीक है ना। इसका जो है शीर्षक वगैरह देना है, ठीक है ना, और संक्षेप में विवरण करना है। जो एक जो है अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा रेखांकित, उसके आपको क्या करना होगा, उसकी व्याख्या करनी होगी, ठीक है ना। इसी तरह से एक दूसरा पैसेज होगा, दूसरे पैसेज में भी यही सब चीजें होंगी, ठीक है ना। तो इस जैसे गंधास का, इसका गंधास का जो है क्या है, भावार्थ जो है स्पष्ट करना होगा। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन आपका ये है, देखो हिंदी भाषा का कंप्यूटरीकरण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। किससे क्वेश्चन आया, हिंदी का। मैंने आपको बताया ना हिंदी की थ्योरी वगैरह सब कुछ पढ़ना होगा, इतिहास वगैरह क्या है, ठीक है ना। बाकी ये अधिसूचना किसे कहते हैं, तो ये सब कुछ जो है पढ़ाया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे जो है आपके पास जो है 2 क्वेश्चन जो आएंगे वो किस चीज के आएंगे। चलो मैं ये सब जल्दी ही निपटा के जो है टॉपिक पे चलते हैं, नहीं तो आपका कंफ्यूजन ज्यादा ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। हाँ इसके बाद हम ये देख रहे थे कि भी इसके बाद हम देख रहे थे 2 ऐसे आएंगे। एक ऐसा आपके पास जो है 55 मार्क्स का होगा, ये किस पे होगा, ये उत्तराखंड से रिलेटेड होगा कोई इशू, ठीक है ना। दूसरा ऐसे जो होगा वो आपका 75 मार्क्स का होगा, ये किससे होगा, ये इंटरनेशनल या नेशनल इशू होगा कोई, ठीक है ना। तो ऐसे मैं नहीं कराऊंगा, पहले बता दिया, ठीक है ना। ऐसे सर वगैरह कराएंगे आपको जो भी कराएंगे। फिर उसके बाद जो है ये हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट, ये भी मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। बाकी पूरा पोर्शन जो है ये हिंदी की क्लास में यहाँ जो है होगा, ठीक है ना। तो एक बार टॉपिक सब्जेक्ट सबके वो सिलेबस सबके पास होगा,
तो ज्यादा समय नहीं खराब कर रहे हैं। अब मैं सिलेबस वगैरह पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वरना क्लास जो है और ज्यादा बोरिंग हो जाती है। ठीक है ना, सीधे टॉपिक पे चलते हैं, बात करते हैं। अच्छा चलो सर, एक जी एक क्वेश्चन था मेरा। जो जैसे जी आप ये जो बोल रहे हो ना कि जो क्या हिंदी के पॉलिटी से पढ़ लेने के लिए वो सब जो है हिंदी का हिस्ट्री एंड ऑल, तो मेरा तो सर पूरा इंग्लिश में है, तो मैं कहाँ से कैसे ये पढ़ूंगी हिंदी का हिस्ट्री जो पढ़ना हो हिंदी के बारे में, मतलब हिस्ट्री के बारे में कहाँ से पढ़ूं सर? आप दोगे क्या नोट्स? हाँ मैं दूंगा नोट्स। ठीक अच्छा है, अच्छा, ओके सर, ओके सर। बिल्कुल हिंदी में नोट्स मिलेंगे। और बिल्कुल आप अब जो है आपने बता दिया, एक लेक्चर इसी पर जो है रख दिया जाएगा, मैं ही पढ़ा दूंगा बात। ओके ठीक है सर, ना? ओके सर, थैंक यू। हाँ, और किसी का कोई डाउट तो नहीं है ना? देखो बात यहाँ से स्टार्ट होती है, हिंदी शुरू कहाँ से करनी है। हिंदी आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, चाहे तो आप संधि विच्छेद से शुरू कर दो, ठीक है, समाज से शुरू कर दो, शब्द से शुरू कर दो, कहीं से भी जो है आप शुरू कर सकते हो। कोई इसमें इतना बड़ा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है ना? तो फिर इशू आता है कि हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपकी किसी की कोई इच्छा हो तो आप मुझे बता सकते हो, नहीं तो फिर एक जो है हल्का सा कोई ऐसा टॉपिक ले लेते हैं जो किसी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना? तो पहले क्या है, पहले मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है ना, कैसा क्वेश्चन मेंस में आया था। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन आए थे यहाँ मेंस में। अगर आपने ध्यान नहीं करा, मैंने देख रखा है पेपर ध्यान से, तो मैंने जल्दी जल्दी में बता दिया, क्योंकि अगर पूरा पेपर प्रॉपर डिस्कस करेंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे इसमें। ठीक है ना? तो मैं दोनों क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन किस तरह से आए। तो एक क्वेश्चन तो यह है, आप चाहो तो क्वेश्चन लिख लो, अर्धविराम किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कब होता है। आप क्वेश्चन लिख लो, अर्धविराम किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कब होता है। अब जानकारी तो है नहीं कब किसे कहते हैं क्या होता है। ठीक है ना? तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आप समझ भी गए होंगे। ठीक है ना? एक दूसरा क्वेश्चन आपके पास यहीं से आया था। क्या क्वेश्चन था आपके पास? दूसरा क्वेश्चन ये था, एक आपके पास वाक्य लिखा हुआ था, इसमें बताना था कि कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा, एक उपयोग में होगा इसमें। ठीक है ना? तो एक आपके पास जो है सेंटेंस लिखा हुआ था, वाक्य लिखा हुआ था, उसमें विराम चिन्ह का आपने क्या करना था, प्रयोग करना था। क्या करना था? विराम चिन्ह का प्रयोग करना था। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो आपके पिछली बार 2 क्वेश्चन आपके विराम चिन्ह से पूछे गए थे, तो हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन इस बार पूछा जाए। दूसरी बात यह है कि जो क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे तो वो तो आने के नहीं है। ठीक है ना, उनका तो मतलब ही नहीं बनता। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है आपके पास जो है पूछा जा सकता है। ठीक है ना? तो आप हेडिंग डाल लो विराम चिन्ह, और विराम चिन्ह को जो है हम समझने की कोशिश करते हैं क्या है। और अब आपकी क्लास जो है स्टार्ट होती है। ठीक है ना? दूसरी बात यह है, ये पेपर सभी बच्चे डाउनलोड करके घर से देख के आएंगे, सब के सब। ठीक है ना? जिनका मेंस है, पता होगा वैसे भी आपको, सब पता है आपको। ठीक है ना? इसे हम बात करते हैं। भाई वो गोल गोल सा एक चक्र सा घूमता रहे, वो किधर गया? सर एक तो ये अर्धविराम वाला क्वेश्चन है, दूसरा कौन सा है? जी बताओ, दिव्य दृष्टि का प्रयोग करना पड़ेगा। लो जी वही, अब लो जी। ठीक है ना? क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये मैंने आपको बता दिया, ये बड़ा बेसिक पेपर है, ये समझ गए होगे। पेपर दिखाने का और बताने का मतलब ये है, ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा हार्ड गया वैसा मत समझना। पेपर पता नहीं कितना भारी आएगा, कितना क्या आएगा, हर चीज के बारे में आपसे पूछेगा। तो किसी हर टॉपिक की अगर थोड़ी थोड़ी नॉलेज भी है ना, जैसे हर चीज का, जैसे ये पूछ लिया विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये पूछ रहे हैं विराम चिन्ह की डेफिनेशन क्या है, देशज और विदेशी शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना? योग रूट शब्द किसे कहते हैं, उसके 5 उदाहरण दीजिए। तो योग रूट सबको ऐसे 100-150 होते हैं। तो पीटी में जब आप देख रहे हो ना, जो वनडे वाला बच्चा पढ़ता है वो क्या है, वो सब वर्डों को याद रखता है। आपको थोड़ी ये सहूलियत है कि अगर आप हर टॉपिक को पढ़ लेते हो और हर 10-10 सब टॉपिक के 10-10 एग्जाम्पल याद कर लेते हो, तो उन्हें ही आपने लिख देना। ठीक है ना? अलग से आपको जो है कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? यही मेरा पेपर दिखाने का बस उद्देश्य था। ठीक है ना? दूसरा, कोई वर्ड, कोई भी ऐसी वैकैब, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, कुछ भी हार्ड नहीं आएगा पेपर में। ठीक है ना? पेपर में हार्ड नहीं आता। प्रॉब्लम ये है ना, जैसा मतलब ऐसा लगता है कि इतनी वैकैब पता नहीं कहाँ से कुछ ही पूछ लेंगे। तो एग्जामिनर का एक मोटिव होता है, और सीमित होते हैं सब शब्द, वहीं से ही क्वेश्चन बनेगा। जैसे संधि विच्छेद बनेगी, तो आप ये मान के चलना जो मैं एग्जांपल करूंगा इन्हीं में से ही क्वेश्चन आएगा, बाकी आप बुक वगैरह से तो करोगे ही। तो एक फिक्स होते हैं,
वही वर्ड होते हैं, हर एग्जाम में वही घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है ना। अलग से कुछ नहीं आता कि अलग से कोई अलग अलग से आपको वर्ड मिलेंगे, और अलग से अगर आगे तो फिर वो किसी से नहीं होने वाली, ठीक है ना, मतलब वो किसी से नहीं होने की, क्योंकि वोकैबुलरी का पार्ट है, मतलब फिर उन्हें जो है कम तैयारी में नहीं हो पाते, मतलब उसके लिए जो है फिर अच्छी तैयारी चाहिए होती है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कि इसकी विराम चिन्ह की, आप हेडिंग डाल लो। अगर आपको ध्यान हो तो एक अभी जो है शुद्ध शब्दों के लिए आया था कि शुद्ध शुद्ध लिखो, तो एक तो उसमें यही दे रखा था आपके पास, क्या था, चिन्ह। तो आप मुझे बताओ ये चिन्ह कैसे लिखा गया। तो इस चिन्ह का मतलब है के नीचे क्या है, न है। आप मुझे बताओ कि इसमें न कैसा है, पूरा है आधा है, क्या है, पूरा है, ठीक है ना। तो न क्या है इसके अंदर, पूरा न है। अगर कोई वर्ड जो है किसी के नीचे लिखा हुआ होता तो वो पूरा होता, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं विराम चिन्ह। तो देखो होगा क्या, एक से आपसे क्या क्या पूछा जा सकता, चिन्ह की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, चिन्ह का प्रयोग कहाँ होगा, चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, और किसी एक चिन्ह के बारे में आपसे पूछ लिया है कि इस चिन्ह पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है ना। जैसे आपसे बोला है अर्धविराम चिन्ह किसे कहते हैं, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो इसमें हिंदी में जो है आपके पास 20 जो है विराम चिन्ह होते हैं, वैसे तो 22-23 होते हैं, तो हमने बेसिकली ऑफिशियली 20 पढ़ने हैं, ठीक है ना। उन 20 में से कोई भी एक चिन्ह आएगा, सबका हमने यूज जाना है, कहाँ कहाँ उनका जो है प्रयोग होगा, और फिर सबके प्रयोग को देखना, सबके साथ एक एक एग्जांपल देखना। आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, किसी भी विराम चिन्ह के बारे में दे देगा, जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन लिखा रखा कि अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, उदाहरण से ही समझिए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अर्ध विराम की जगह हम कौन से चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, अल्प विराम का कर सकते हैं, उप विराम का कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, एक जो है आपके पास वाक्य दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा इसमें जो है चिन्हों का प्रयोग कीजिए, ठीक है ना। तो जैसे एक सिंपल वाक्य जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, तुम बाजार क्यों गए, तो आप मुझे बताओ इसमें कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा, तो ये होगा प्रश्नवाचक। तो ये तो आपको पता है, तो ऐसे प्रश्नवाचक वगैरह तो जो है पूछे नहीं जाने के हैं, ठीक है ना, कुछ जो है और ही चीज पूछी जाएगी। तो अब हमने जो है पढ़ना स्टार्ट करना, तो 5 मिनट तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, 5 मिनट बाद जो है समझ में लेगा। सबसे पहली चीज, हर चीज की डेफिनेशन याद होनी चाहिए तुम्हें। पीटी ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन में तो डेफिनेशन नहीं आती है, और अभी मैंने सबकी डेफिनेशन आपको देख रहे 30 क्वेश्चन आए थे, किसके डेफिनेशन के 30 क्वेश्चन, योग रूट की डेफिनेशन, देशज और विदेशज सबकी डेफिनेशन अभी मैंने दिखाए थे ना क्वेश्चन, तो इसलिए बताए थे। ऐसा हो सकता है कि आपसे जो है विराम चिन्ह की परिभाषा ही पूछ ले, डेफिनेशन मतलब परिभाषा, ठीक है ना। टर्म्स में दोनों जो है हल्का हल्का यूज करता रहूंगा, वैसे हिंदी है तो हिंदी में ही हम जो है बात करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप लिखो विराम चिन्ह। चिन्ह कैसे लिखा जाता है के नीचे जो है पूरा ये आधा न लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, इस चीज को याद रखना। तो अब आप इसके बारे में लिखो, पहले विराम चिन्ह किसे कहते हैं और फिर मैं इसे जो है समझाता हूँ हल्का सा आपको। लिखो, विराम का शाब्दिक अर्थ विश्राम अथवा ठहराव से होता है। सर विराम का शाब्दिक अर्थ, कोई वर्ड अगर ना लिखा जाए तो आपने बता देना कि कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है ना। विराम का शाब्दिक अर्थ विश्राम अथवा ठहराव होता है। विश्राम, कोई वर्ड ना लिखा जाए तो बताना है, बिल्कुल नहीं शर्माना है, ठीक है ना। विश्राम अथवा ठहराव होता है। बाकी मटेरियल वगैरह मिलेगी, बुक वगैरह तो दी जाएगी आपको, बताई जाएगी, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा ऐसे वर्ड वगैरह। विराम का शाब्दिक अर्थ विश्राम अथवा ठहराव होता है। लेखन, अब आपको जो है एक जो है इस तरह से जो है ये साइन लगा देना, ऐसे करके डंडा लगाना, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, सब पूर्ण विराम बोलते हैं, अभी केवल आप लगा दो ऐसे, ठीक है ना, ऐसे लगा देना, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें बताता हूँ, अभी समझ में जाएंगे क्यों है। देखो, लेखन कार्य में भाव अथवा विचारों को, लेखन कार्य में भाव, लेखन कार्य में, लेखन कार्य में भाव अथवा विचारों में, भाव अथवा विचारों में, भाव अथवा विचारों में ठहराव के लिए, भाव अथवा विचारों में ठहराव के लिए, विचार अथवा भाव अथवा विचारों में ठहराव के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कोई बच्चा मुझे आप में से ये बताएगा इसका भाव क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है।
मैंने एक सेंटेंस लिखा है बोर्ड पर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? रोको मत जाने दो, मतलब उस आदमी को छोड़ दो, यही तो इसका मतलब है। अब आप यहीं से देखो, अब पहली बात तो ये बताओ क्या दोनों में शब्द सेम है? यहाँ भी क्या है? रोको रोको, मत मत, जाने जाने, दो दो, ठीक है ना? इसका मतलब बताओ, रोको मत जाने दो, पहले वाले का अर्थ क्या निकल कर आया है कि उस बंदे को छोड़ दो। इसे देखो, रोको मत जाने दो, इसका मतलब उस बंदे को रोक लो। आप देख रहे हो कि दोनों शब्द क्या है? सेम है। और एक आपके पास किससे विराम चिन्ह लगाने से इसमें क्या हो चुका है? परिवर्तन आ चुका है। किससे परिवर्तन आया? विराम चिन्ह लगाने से क्या है? परिवर्तन आ चुका। तो भाव का क्या है? पूरा भावी जो है वाक्य का चेंज हो चुका है। तो इसका क्या इंपोर्टेंस है, क्या प्रयोग है, ये आप जो है समझ चुके होंगे, ठीक है ना? तो इसका जो है बहुत बड़ा इंपोर्टेंस होता है, मतलब ये इंपोर्टेंट पार्ट है। क्यों है ये आप जो है इन दो वाक्य से जो है समझ गए होंगे, ठीक है ना? तो इसके बारे में चाहो तो आप ये दो वाक्य जो है लिख लो। अगर आप जो है विराम चिन्हों का प्रयोग अगर आप गलत करते हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। दो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए थे ना, तो अब आप इसे पढ़ के और जैसे में ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा इस टॉपिक पे, तो आप इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो गए कि आप विराम चिन्ह से कोई क्वेश्चन जो है छोड़ नहीं पाओगे। इसी तरह से हम संधि करेंगे, समास करेंगे, सब इसी तरह से एक एक करके हमने जो है टॉपिक करना, ठीक है ना? लिखो, श्री कांता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह 20 होते हैं। श्री कांता प्रसाद श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह 20 होते हैं। अरे आप कहाँ थे अब तक? सब कुछ हुआ है, क्या चीज है तो जीवन में नहीं है, ठीक है ना? सब कुछ ठीक है ना? वर्णमाला से कोई क्वेश्चन नहीं आते, तो वर्णमाला इतना ज्यादा फोकस नहीं करनी, और वर्णमाला है भी बहुत बड़ा चैप्टर, ठीक है ना? उसमें तो 6 से 7 लेक्चर जो है वर्णमाला में लग जाते हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया। अच्छा ये उतार लिया, समझ गए कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, ठीक है ना? तो देखो, जब किसी वाक्य में आपको ठहराव के लिए आप रुकते हो, ठहराव का मतलब भाव से होता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो, तो ठहराव का मतलब ऐसे नहीं कि आप कितने समय रुक रहे हो, 1 सेकंड या 2 सेकंड, इसका मतलब होता है भाव से, ठीक है ना? तो भाव से मतलब होता है ना कि टाइम से। तो जैसे आप इसका आपसे जो ठहराव के लिए बोला गया ये भाव के सेंस में है, ठीक है ना? अब आपको ये पता चल चुका है, तो पहले तो आपने विराम चिन्ह की डेफिनेशन देख ली, ये आप समझ चुके हो कि विराम चिन्ह होते कितने प्रकार के? 20 प्रकार के जो है विराम चिन्ह होते हैं, ठीक है ना? तो एक एक करके हमने जो है विराम चिन्ह पढ़ना है। आपसे क्वेश्चन कैसा आएगा? आपसे पूछ लिया जाएगा कि पूर्ण विराम क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो सबकी आपने डेफिनेशन जो है ध्यान में रखनी है, ठीक है ना? तो एक बार मैं समझाता रहूंगा आपको डेफिनेशन, और फिर आपने जो है इस एक एक के जो है एक एक करके जो है इनके बारे में जो है समझना है क्या है, ठीक है ना? तो पहले आप लिखो पूर्ण विराम। हिंदी में लिखते समय आपने सिरोरेखा, सिरोरेखा का मतलब होता है इसे मात्रा बोल देते हैं, ठीक है ना? सिरोरेखा मतलब ये जो ऊपर आप लगाते हो डंडा सा खींचते हो, ये पूरा लगाना, किसी भी शब्द में आधा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? इस तरह से तो आप लिख लो ये पूर्ण विराम। तो पहले तो ये समझते हैं कि पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होगा, ठीक है ना? देखो, पूर्ण विराम का प्रयोग ये होता है जब जब किसी वाक्य का पूर्ण भाव पूर्ण से क्या है स्पष्ट हो जाए, ठीक है ना? और वाक्य के अंत में क्या है, हम इसे जो है यूज करते हैं इसका पूर्ण विराम का। लिखो इसके बारे में लिखो, प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में, प्रत्येक, इसकी पहले डेफिनेशन लिखो क्योंकि डेफिनेशन पूछी जानी है आपसे। प्रत्येक नहीं लिखा था ना? प्रत्येक प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में, प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में सर प्रत्येक पूर्ण व्हाट सर? में
लिखना प्राचीन भाषा के पदों में, ठीक है ना। सर मेरा फ्रीज हो गया था। प्रत्येक पूर्ण, लिखो पहले लिखो, चलो। प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में, प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में तथा प्राचीन भाषा के, तथा प्राचीन भाषा के पदों में, पदों में, पदों में यति के स्थान पर, पदों में यति के स्थान पर, यति, यति ये लिख दिया मैंने, यति के स्थान पर। सर आई हैव लॉस्ट यू। प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में तथा प्राचीन भाषा, तथा प्राचीन भाषा के, तथा प्राचीन भाषा के पदों में, तथा प्राचीन भाषा के पदों में यति के, यति के, यति के स्थान पर, यति के स्थान पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। यति के स्थान पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। यति के स्थान पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो पूर्ण विराम पहले तो आप ये समझो यति वगैरह क्या होते हैं। जैसा आप देखते होगे ना, देखो अगर कोई वाक्य है और उस वाक्य का अपने आप में पूर्ण अर्थ स्पष्ट हो चुका है, मतलब पूर्ण क्या है, अर्थ निकल चुका है, तो आप कहाँ वहां किसका प्रयोग करोगे? पूर्ण, इसका जो है पूर्ण विराम का आपने जो है प्रयोग करना। इसका होता कैसे है, ये इस तरह से आप इसे जो है लास्ट में लगा देते हो, ठीक है ना। इस तरह से जो है ये लास्ट में लगाया जाता है। कहाँ यूज होता है? लास्ट में होता है। पदों के, पदों में यति के अंत में आप इसे ऐसा समझ सकते हो जैसे आप दोहे वगैरह सुनते होगे ना, दोहे, कबीर के दोहे वगैरह, तो उसके लास्ट में जो यूज होता है। तो प्राचीन लैंग्वेज थी वो, ठीक है ना। तो उसमें आप क्या है, इसमें जो है वहां यूज कर सकते हैं। तो ये भी आप समझ गए होगे पदों में यति के अंत में क्या होता है। और जब किसी वाक्य में क्या हो, पूर्णतः क्या निकल जाए, भाव या अर्थ क्या है स्पष्ट हो पूरे वाक्य का, तो वहां क्या आप प्रयोग करोगे? पूर्ण विराम का आप जो है प्रयोग करोगे, ठीक है ना। पूर्ण विराम से वैसा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं क्योंकि ये बेसिक है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हमने सब पढ़ना। तो आप लिख लो, इसका एक वाक्य लिखो। पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं, पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं। तो शुद्ध हवा देते हैं, इसके बाद क्या लिखोगे? पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं। या आपने क्या लगा दिया? पूर्ण विराम। तो एक वाक्य पूरा हुआ। इसका आपको लग रहा है कि कुछ भाव अर्थ अधूरा है? भाई अपने आप में कंप्लीट है ना वाक्य। इनकम्प्लीट वाक्य अभी आगे आएंगे। अगर ऐसा लग रहा है कि इनकम्प्लीट वाक्य कैसे होते हैं तो वो आगे डिस्कस करेंगे। 20 टाइप है, 20 के 20 में हम जो है अलग अलग तरह के वाक्य देखेंगे। तो पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं, लिख लिया? लिखो, हमें बिजली पानी की बचत करनी चाहिए। हमें बिजली पानी की बचत करनी चाहिए। हमें बिजली पानी की बचत करनी चाहिए। तो इसके लास्ट में भी क्या लगाना है आपने? पूर्ण विराम लगाना है, ठीक है ना। तो अब आप मुझे बताओ, पूर्ण विराम का आप मतलब समझ चुके हो? पूर्ण विराम होता क्या ये आप समझ चुके हो? पूर्ण विराम देखो 20 साइन है, आपको नाम भी याद नहीं रहने, याद नाम में भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। और दूसरी बात आप देख रहे हो 2016 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना, और 2 क्वेश्चन मायने रखते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका पूर्ण विराम का आप अर्थ समझ चुके हो, कहाँ प्रयोग होता है, ठीक है ना। इतना कोई ज्यादा खास इंपोर्टेंट है नहीं, इस तरह से जो है इसका हम जो है यूज करते हैं। हाँ टेढ़ा है थोड़ा सा, ठीक है ना, इस तरह, हाँ ठीक है ना, इस तरह से आप जो है इसका प्रयोग करते हो। यहाँ तक आप समझ गए? दूसरी बात ये आप जो है समझ गए होगे। चलो पूर्ण विराम पे इतना कोई ज्यादा डिस्कस हमने नहीं करना था, लेकिन फिर भी आप जो है समझ गए हो। यहाँ से आगे अब आपने जितने भी मैं चिन्ह बताऊंगा इन सब पर जो है आपने फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से आपके पास जो है यहाँ से आगे एग्जाम में सभी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। 3 चिन्ह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उप विराम, अर्ध विराम, ठीक, अल्प विराम। एक तो यही कंफ्यूजन होता है कि कौन सा उप विराम होता है, कौन सा अर्ध विराम होता है, ठीक है ना। तो आप हेडिंग डाल लो उप विराम। हिंदी लिखते समय ये आपने देखना, कोई बताएगा कि उप विराम होते कैसे हैं? तो सब वर्डों को उप विराम कैसे होते हैं? ये 2 डॉट में इसलिए जो है अलग उससे जो है बना रहा हूँ। जिनका ध्यान रखना है कि उप विराम होते कैसे। ये क्या है? उप विराम। अर्ध विराम कैसा होता है? अर्ध विराम ये इस तरह से होगा, ठीक है ना। अल्प विराम आपका इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो आगे जब आएगा तो हम वो देखेंगे सबका यूज कहाँ कहाँ होगा, अलग अलग जगह जो है सबका यूज होगा।
तो आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा या आप समझ ही चुके हो। तो एक तो डेफिनेशन ध्यान ध्यान के रखना, बस पता होना चाहिए क्या है। लिख तो आप दोगे, लिखो किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए, किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए, किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए, किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए अथवा लिखित संवादों में, अथवा लिखित संवादों में, अथवा लिखित संवादों में उपविराम का प्रयोग करते हैं, उपविराम का प्रयोग करते हैं। देखो समय कम है, ऐसा था पहले चाहता तो मैं पहले समझा दूं उसके बाद लिखूं, लेकिन मैं समय कम है, सिलेबस ज्यादा है, तो एक साथ ही काम चलेंगे, ठीक है ना। तो ये है सर लिखित किसी शब्द किस की सीमा निर्धारण के लिए अथवा, चलो अगर लिखने में प्रॉब्लम आ रही है इसका कोई सॉल्यूशन निकाल दूंगा मैं, ठीक है ना। है इसका एक सॉल्यूशन, लिखने की भी आपको कराया जाएगा। दिक्कत हो रही है ना लिखने में? मुझे हो रही है सर, थोड़ा स्लो लिख रही हूँ मैं। हाँ लिखना तो अब ये है, देखो मेंस वाले बच्चे का तो मतलब ये होता है कि तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है तब तक जब तक आपके हाथ में दर्ज ना होता है, ठीक है ना। तो आपने तो उस लेवल तक वो प्रैक्टिस करनी है राइटिंग की। तो आप अगर लिखने से डरे हो तो फिर तो मतलब बड़ी दिक्कत वाली बात है। चलो लिखो किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए, किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए अथवा लिखित संवादों में, अथवा लिखित संवादों में, लिखित संवादों में उपविराम का प्रयोग करते हैं, उपविराम का प्रयोग करते हैं। देखो कहने का मतलब क्या है, यदि कोई आप शब्द बता रहे हो और उस शब्द की आपने सीमा निर्धारण कर दी, मतलब उस शब्द के बारे में बता रहे हो। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप जो है किसी पर ऐसे लिखो, तो आपने जैसे मैंने आपसे बोला विज्ञान, तो आपने विज्ञान पर ऐसे लिखना है, ठीक है ना। या आप जैसे विज्ञान, अब विज्ञान के बारे में आपने बताना है, तो विज्ञान की आपने क्या है सीमा निर्धारण कर दी, ठीक है ना। तो किसी शब्द की आप यदि सीमा निर्धारण करते हो तो आप इसके किसका है उपविराम का जो है आप प्रयोग करोगे, उपविराम लगा दिया, फिर आप लिख दोगे जैसे क्या एक वरदान, और यहाँ आप क्या लगाओगे पूर्ण विराम, ठीक है ना। तो विज्ञान एक वरदान। तो यदि किसी शब्द की सीमा निर्धारण आप कर पा रहे हो, ठीक है ना, तो वहां किस चिन्ह का प्रयोग होगा, उपविराम का जो है वहां प्रयोग होगा। आप समझ गए वाली बात। तो अब आप जो है दूसरे उससे आप समझने की कोशिश करो। दूसरा क्या बताया था मैंने, लिखित संवादों में, लिखित क्या बताया था भाई, लिखित संवादों में उपविराम का प्रयोग होता है। लिखित संवाद का मतलब क्या होता है, जब दो आदमी बात करते होते हैं, ठीक है ना, जब दो आदमी क्या कर रहे हो बात कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे आपसे एक आदमी है जिसका नाम क्या है भाई राजू, अब ये कोई बात कहना चाह रहा है, जैसे ये पूछ रहा तुम बाजार क्यों गए, अब समझ गए। तो अब आप मुझे बताओ क्या ये सही है, तो ये है गलत। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क और विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं। लेकिन चलो इस बारे में नहीं पढ़ रहे थे, अभी तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो राजू क्या है, राजू किसी आदमी से संवाद कर रहा है, मतलब संवाद का मतलब कन्वर्जन, बातचीत चल रही है। तो राजू पूछ रहा है किसी से तुम बाजार क्यों गए, या तुम कल, या एक वर्ड और डाल दो आप, कल बाजार क्यों गए। तो अब आप यहाँ क्या है कोई आदमी है, जैसे आप बोल सकते हो राम, तो राम क्या बताने की कोशिश कर रहा है, मैं किस लिए गया था अभी बाजार। तो कोई भी आप एक वाक्य लिख सकते हो, मैं कल बाजार केले लेने गया था, आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से एक जो है आप यहाँ जो है वाक्य लिख सकते हो। तो इस तरह से मतलब कहने का ये है कि दो आदमी यदि कन्वर्जन कर रहे हैं, दो आदमियों के बीच बातचीत चल रही है, तो वहां किस चीज का प्रयोग होगा, उपविराम का होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उपविराम किसे कहते हैं, इसका जो है उदाहरण सही अर्थ स्पष्ट करो, तो आपको पहले डेफिनेशन लिखनी है और फिर आपको जो है ये लिखना। या ऐसे भी आ सकता था, ये आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा एग्जाम में, और सेंटेंस देने के बाद ये वाला चिन्ह हटा देगा और ये वाला चिन्ह हटा देगा, और आपसे क्या बोल देगा, आपसे बोल देगा कि भाई इस वाक्य में जो है चिन्हों का प्रयोग करो। तो जैसा आप देख रहे हो राजू तुम कल बाजार क्यों गए, तो आपको चिन्हों का प्रयोग करना होगा, यहाँ तो आप वैसे ही समझ पा रहे हो। तो आपसे या तो चिन्हों का प्रयोग पूछेगा, ये आपसे इसके बारे में पूछेगा, डेफिनेशन पूछ लेगा, और उसका आपने एग्जाम्पल सहित याद रखने। एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल आपने याद रख लेने सबके, ठीक है ना। तो किसी के बारे में पूछा जाता है। या कैसा क्वेश्चन आ सकता है, या
दूसरा समझो कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ये एक क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये एक वाक्य लिखा हुआ है, वाक्य लिखा हुआ है कैसे, ये वाक्य लिखा हुआ है, जैसे ये वाक्य लिखा हुआ अंडरलाइन कर देगा, यहाँ बोलेगा राजू, ये जो है उपविराम लगा हुआ है, तुम कल बाजार क्यों गए, तो आपसे पूछ लेगा इस चिन्ह के स्थान पर कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा। तो अभी तो ये हम पढ़ ही नहीं रहे हैं कि कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा, तो आपको वो मैं आगे बताऊंगा कि कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा। तो यहाँ कौन से चिन्ह का प्रयोग हो सकता है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक, आपसे किसी कोई वाक्य लिखा के बता दिया जाएगा, चिन्हों का प्रयोग करो। दूसरा, इस चिन्ह के स्थान पर कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा, तो ये क्वेश्चन से पूछा जाएगा ना, इस चिन्ह के स्थान पर कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा। ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। हार्ड क्यों होगा, एक तो चिन्हों का नाम याद रखना, ठीक है ना, तो इस तरह से है। तो आप लिख लिया, लिखा नहीं लिखा, चलो लिखो इसे, लिख लो इसे। राजू के क्या नाम लिखा था हमने, राजू के बाद कौन आदमी था दूसरा जिससे बातचीत हो रही थी, राम था, अरे ये तो राम था। लिखो, लिख लो इसके, मुझे दवा लेनी थी, मुझे दवा लेनी थी, मुझे दवा लेनी थी, ठीक है ना। ये मैं लिखते समय मैं गलती करता हूँ, ये वाली आपने गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। कभी आप मेरे चक्कर में, मैंने सिर्फ बता दिया आपको, ठीक है ना, ये समझ गए आप। देखो एक वो जो है ना वाक्य शुद्धि, तो वाक्य शुद्धि की आपने टेंशन नहीं लेनी है, वो मैं कराऊंगा कैसे कैसे होंगे वाक्य शुद्धि। जैसे अभी हमने एक वाक्य देखा था, ठीक है ना, जैसे आपके पास ये है वाक्य शुद्धि में, जैसे चलो आप लिखो इसे, मैं कर रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे एक क्वेश्चन है, आपसे बताना कौन सा वाक्य ठीक है। पहला क्वेश्चन है, शिक्षक ने प्रश्न पूछा, शिक्षक ने प्रश्न पूछा, क्या यह वाक्य सही है गलत है। शिक्षक ने प्रश्न पूछा, हाँ, तो ये देखो 2 वाक्य आपके पास, एक वाक्य है शिक्षक ने प्रश्न पूछा, एक है शिक्षक ने प्रश्न किया। बताओ कौन सा सही है इसमें। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है, जैसे एक हल्का सा बता दे रहा हूँ मेरे ध्यान सेकंड वाला, शिक्षक ने प्रश्न किया। शिक्षक ने प्रश्न पूछा, देखो ये भी मैंने जो है गलत लिख दिया, ठीक है ना, तो इसे मैं पूरा सही लिख देता हूँ। जो ये ऐसे वर्ड होते हैं ना, इनमें ये मात्रा आदि जो है टूट जाती है, जैसे इस तरह के जो वर्ड होते हैं, ठीक है ना। शिक्षक ने, बताया जाएगा वैसे सब कुछ, ये ऐसा लिखा जाएगा प्रश्न, पूरे उस पर नहीं लिखेंगे क्योंकि आधा से आया है, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना, बताया जाएगा वैसे, टॉपिक आएगा ना, हर टॉपिक में बताया जाएगा। शिक्षक ने प्रश्न क्या बोला था मैंने, पूछा। दूसरा है शिक्षक ने प्रश्न किया। अब आप मुझे बताओ इनमें कौन सा वाक्य सही है, तो इसमें बता दो पहला वाला तो गलत है और दूसरा वाला सही है। क्यों है ऐसा, क्योंकि प्रश्न कभी पूछा नहीं जाता, प्रश्न का मतलब ही पूछना होता है, तो प्रश्न के साथ कभी जो है पूछना वर्ड नहीं होता। जैसे आप देखते हो ना इंग्लिश में, जैसे कजन ब्रदर कजन सिस्टर क्या होता है, गलत होता है भाई, कजन का मतलब ही ब्रदर, दोनों चीजें रहती है ना, तो ऐसे है। अब ये सब चीजें क्या आपको लिखाई जाएंगी, जब मैं वाक्य शुद्धिकरण करूंगा ना तो उसमें बता दूंगा ऐसे, तो इन्हीं में से कुछ जो है पूछ लिया जाएगा। तो जैसे ये अब मैंने बता दिया तो ये याद हो गया होगा। जैसे अभी एक वाक्य था, कौन सा था उसमें जो पेपर में आया हुआ था, आप बोल रहे थे बल और ताकत, तो बल और ताकत का एक साथ क्या यूज होगा, समझ रहे हो ना, इस तरह से। तो अब मुझे बताओ, आप उपविराम के बारे में समझ गए। अब एक क्वेश्चन ये आएगा, सर उपविराम की जगह कौन से चिन्ह का प्रयोग हो सकता है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये धीरे धीरे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ, पूर्ण विराम आप समझ गए, उपविराम का मैंने बता दिया है, डेफिनेशन लिखा दी, कहाँ प्रयोग होगा, जब किसी शब्द को जो है आइडेंटिफाई किया जाए। दूसरा, कन्वर्जन में, कभी किसी आदमी से हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगला लिखो, अगला लिखो अर्धविराम। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि अर्धविराम का प्रयोग चिन्ह कैसा होता है, अर्धविराम का ये सही था।
ठीक है ना, अर्धविराम। देखो मेरा एक क्वेश्चन आया था, शायद ये लिखा था मैंने, क्वेश्चन तो लिखाया था मैंने शुरू में आपको, कौन सा क्वेश्चन था? देखो अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, अर्धविराम किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या था, अर्धविराम की डेफिनेशन लिखनी थी, फिर अर्धविराम को बताना था कि अर्धविराम ये होता भाई। अब आप अर्धविराम लिखोगे तो इसे अर्धविराम का चिन्ह भी तो बनाओगे ना कि होता कैसे है। तो एक तो बच्चे यही गलती कर देते हैं, इनमें कंफ्यूजन रहता है, तो तीनों का कंफ्यूजन चलो हम बाद में दूर करेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे उपविराम। तो ऐसे ऐसे करते हुए हमने सभी देखने। तो अर्धविराम का प्रयोग कहाँ होता है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन, इसकी दो डेफिनेशन है, दोनों में से आप जो जितना आप लिख पाओ उतना लिख लेना, ठीक है। लिखो, जहां पूर्ण विराम से थोड़ा कम ठहरते हो, जहां पूर्ण विराम से, जहां पूर्ण विराम से थोड़ा कम ठहरते हो, वहां अर्धविराम का प्रयोग होता है। जहां पूर्ण विराम से थोड़ा कम ठहरते हो, ठहरना, ठहरना, रुकना, ठीक है ना। इसको मुझे लेक्चर लेना पड़ेगा। द ऐसे ध होता है, ठीक है ना। अच्छा ये आप ये जानते हैं नीचे जो ये आधे वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं, आप जानते हो ना। जो नीचे वाला जो वर्ड होता है वो अपने आप में प्रॉपर होता है, पूरा होता है, ऊपर वाला आधा होता है। यहाँ ध तो पूरा है, द आधा है। जो वर्ड किसी शब्द के नीचे लगा हुआ होता है ना, नीचे करके जो लिखे हुए होते हैं ये ऐसे, ये क्या होते हैं, ये नीचे वाले तो क्या होते हैं, पूरे होते हैं, ऊपर वाले आधे होते हैं। तो एक चैप्टर है उसमें बताया जाएगा ये, ठीक है ना आपको। चलो लिखो इसके बारे में लिखो। अच्छा लिख लें, जहां पूर्ण विराम से थोड़ा कम ठहरते हो वहां अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। कोई कंफ्यूजन है? लिखो दूसरी डेफिनेशन लिखो इसकी। जब एक वाक्य का भाव, जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में होता है, जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में होता है अथवा दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य में होता है, मतलब एक ही बात होगी। जहां एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में होता है या पूरा होता है अथवा दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य में पूरा होता है, वहां अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। वहां अर्ध विराम का, दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य में पूरा होता है, दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य में पूरा होता है, वहां अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, लिख लिया तक। देखो मतलब कहने का क्या है, एक तो जब आप बातचीत कर रहे हो और भाव से समझना है, इसका टाइम से नहीं, मैंने शुरू में बता दिया। एक तो अर्थ जो है पूरा, जहां पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय के लिए ठहरते हो। पूर्ण विराम का प्रयोग तो कहाँ कर रहे थे, जहां प्रॉपर अर्थ स्पष्ट हो जाए। यहाँ प्रॉपर अर्थ स्पष्ट नहीं होने का, थोड़ा कम रहेगा। और समझने के लिए एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में छिपा हुआ होगा, मतलब पहले वाले वाक्य की बात दूसरे वाले वाक्य से क्या होगी, कनेक्टेड होगी। जैसे आप इसे लिखते हो, वह एक धूर्त व्यक्ति है, ऐसा उसके मित्र कहते हैं। वह एक धूर्त, वह एक धूर्त व्यक्ति है, वह एक धूर्त व्यक्ति है, ऐसा उसके मित्र कहते हैं। इसके आगे लिखो, ऐसा उसके मित्र कहते हैं। मैं ही लिख देता हूँ, ऐसा उसके मित्र कहते हैं। अब आप मुझे बताओ, इसमें यहाँ कौन से वाक्य का प्रयोग होगा। वह एक धूर्त व्यक्ति है, ऐसा उसके मित्र कहते हैं। तो उसके मित्र कैसा कहते हैं, क्या कहते हैं,
तो आप मुझे बताओ इस वाले वाक्य का भाव इस वाले वाक्य में छिपा हुआ है छिपा हुआ? तो देखो अगर दूसरे वाले वाक्य का भाव पहले वाले वाक्य में छिपा हुआ है या पहले वाले का दूसरे वाले में छिपा हुआ है, तो वहां कौन से विराम का प्रयोग होगा, कौन से चिन्ह का? तो वहां होगा अर्ध का। अर्ध का लगाते कैसे हैं? इस तरह से लगाते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। तो आपने यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो अगर आप इतना लिख इतना मतलब इतना यही लिखना था आपने, ठीक है ना। एक हाँ
चलो आगे हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो ऑनलाइन में कोई इशू तो नहीं है अभी? अब वो थोड़ा नेटवर्क चले गए थे। तो हम कहने का मतलब ये है कि यह क्या आपने प्रयोग करा है अर्धविराम का, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, तो मैंने पहले वाला क्वेश्चन लिखाया था, ठीक है ना। एक बात और आपसे यहाँ पूछी जा सकती है, आपसे पूछा जाएगा, ये वाक्य दे दिया जाएगा, अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा, इस चिन्ह के स्थान पर आप और कौन से चिन्ह का प्रयोग कर सकते हो, ये भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो लिख लो नोट करके ये वाली बात, ऐसा करके लिख लो। यहाँ पर अल्प विराम का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर अल्प विराम का भी प्रयोग कर सकते हैं। अल्प विराम क्या होता है अगले वाले में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो कैसे क्वेश्चन आएगा ये मैंने बता दिया है। अर्धविराम किसे कहते हैं तो आया हुआ था, इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा कोई वाक्य दे देगा। देखो वाक्य ऐसा का मतलब ये वाक्य नहीं आएगा, वो वर्ड चेंज हो सकता। और वैसे मैं आपको बताऊँ ना, वाक्य भी चेंज नहीं होने के, क्यों होता है, जैसे हम भी पढ़ाते हैं ना, तो बुकों से ही वाक्य ठाके लाए भी होते हैं और ये रिपीट होते हैं, एग्जामिनर भी ऐसे ही वाक्य रख देता। तो आपको बताओ वाक्य और ये चेंज नहीं होते हैं, वही होते हैं, जैसे एग्जामिनर देना होता है, जैसे यही वाक्य है, यही घूमता रहेगा। सब बुकों में एक सी वाक्य लिखे हुए होते हैं, एक ही एग्जाम्पल होते हैं, वही एग्जामिनर ठाके रख देता है, ठीक है ना। तो ये है आपने। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ अर्धविराम के स्थान पर कौन से विराम का प्रयोग हो सकता है, तो कौन से का, अल्प विराम का, ठीक है ना। तो कितने विराम चिन्ह हो गए आपके, 3 हो गए। अब आप अगला डाल लो अल्प विराम। हाँ आप ये समझ रहे होगे ये 20 कैसे पूरे होंगे, ठीक है ना। अब आप देखो आज आप 20 चिन्ह पढ़ने वाले हो हिंदी में, सोचा था हमने 20 होंगे हिंदी में, ठीक है ना। चलो लिखो इसके बारे में। ये अब 10 मिनट चलेगा ये वाला अल्प विराम, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। समझ गए चिन्ह कैसा होता है, ऐसे करके ऐसे बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चिन्ह लगता है, अल्प विराम इसे बोलते हैं। एक बार चिन्हों में अंतर समझ लो। बताओ उपविराम कैसा होता है, एक मिनट जाओ। उपविराम फिर क्या देखा था हमने, अर्धविराम फिर अल्प। एक तो तीनों में अंतर समझो, तीनों में अंतर क्या है, उपविराम क्या है, डॉट डॉट, अर्धविराम डॉट और नीचे इस तरह से, और ये अल्प विराम ये। तो एक तो इनका यही रहता है कि जैसे आपको पता भी चल जाएगा ना यहाँ कौन से वाले का प्रयोग होना, तो आप नाम नहीं लिख पाओगे। जैसे ये तो दिमाग में आ जाता है, जैसे कोई वाक्य है ये तो पता चल जाता है कि इस वाले का प्रयोग होगा, लेकिन इसका नाम ही नहीं पता होने का, फिर कैसे लिखोगे, ठीक है ना। तीनों में देख लेना आप जैसे याद करना चाहो, ठीक है ना, याद कर लेना। इसका अब बात करते हैं अल्प विराम की, इसका 5 जगह प्रयोग होगा था, अलग अलग जगह इसका प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो आप अगर एक इसका प्रयोग भी याद रखते, क्योंकि क्वेश्चन क्या है सिंपल पूछा जाएगा, अल्प विराम किसे कहते हैं उदाहरण से ही समझाओ। तो आपने एक आधी डेफिनेशन लिखनी है, 1 नंबर में क्वेश्चन आना है, ठीक है ना। तो 1-2 लाइन में लिखना होगा, तब 1 नंबर का क्वेश्चन लिखो। देखो चलो पहले इसका थोड़ा सा वैसे लिख लो, अल्प विराम का प्रयोग, अल्प विराम का क्षेत्र व्यापक है, अल्प विराम का प्रयोग व्यापक है, इसका प्रयोग कम ठहराव के लिए करते हैं। अब आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना अल्प विराम का प्रयोग व्यापक है, क्योंकि 1 नंबर में ये वाली बात लिखोगे तो क्या फायदा इसका, ठीक है ना। तो ये तो मैंने बस वैसे आपको समझाने के लिए बताई। अल्प विराम का प्रयोग या क्षेत्र व्यापक है, इसका प्रयोग कम ठहराव के लिए करते हैं, इसका प्रयोग कम ठहराव के लिए करते हैं। देखो इसका प्रयोग निम्न स्थान पर करते हैं, एक एक करके लिख लो, 5 जगह इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग निम्न स्थानों पर करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं, नंबर 1 लिखो, जब वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान पद आए हों, जब वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान पद, जब वाक्य में
दो या दो से अधिक समान पद आए हों और उनमें संयोजक शब्द, संयोजक, ये जो सब बाद में बोर्ड पे लिख देता हूं जो लिखने में दिक्कत होती, संयोजक शब्द और उनमें संयोजक शब्द। संयोजक शब्द क्या होते हैं? ब्रैकेट लगा के लिख लो इनका, ब्रैकेट। संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाले शब्द। तो कौन कौन से होते हैं इसके एग्जांपल बताओगे भाई? संयोजक शब्द और, तथा, और भाई, और, तथा, ये कोमा लगा के लिखने हैं सब के सब, अल्प विराम को कोमा बोल देते हैं, ठीक है ना। और, तथा, एवं, फिर वह, आदि की, आदि, फिर ब्रैकेट बंद कर दो, ब्रैकेट बंद करो, ठीक है ना। आदि की गुंजाइश हो, आदि की गुंजाइश लिख दोगे? नहीं लिख पाओगे? क्या सही है गुंजाइश? देख लो मैंने ये सह पे काटा है, हिंदी में लिखते समय ध्यान रखना है ऐसे वर्डों पे, इस तरह से शिरोरेखा बोलते हैं इस मात्रा को। सही है? क्या है? अब ठीक है, देखो, गुंजाइश हो, गुंजाइश हो तो उस स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग होता है, तो उस स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है ना? समझे कुछ हल्का थोड़ा बहुत? क्या समझे बताएगा कोई? देखो मतलब जहां किंतु, परंतु, आदि, वह, इस तरह से और इनका हम प्रयोग करते हैं, तो वहां इनके स्थान पर जो है इस तरह का जो है इसका यूज कर सकते हैं, और के स्थान पर, वह के स्थान पर। लेकिन करते क्या? अब मुझे बताओ, राम जैसा आपसे पूछा जाए, राजा सुंदर और सुशील है, तो यहाँ आपको करने की जरूरत है भाई, राजा सुंदर और सुशील है, तो यहाँ आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि दो शब्द दिए हैं, एक तो क्या है, राधा सुंदर है, और दूसरी क्वालिटी क्या है, उसकी खासियत क्या है, सुशील है। अगर यहीं राधा की और तारीफ की जाए, मतलब अब राधा की उसमें जो है तारीफ में 4 से 5 वर्ड एक साथ बोल दिए जाए, फिर आप और कैसे लगाओगे? फिर इशू बनेगा ना। तो फिर आप वहां जो है इसका प्रयोग करोगे, अल्प विराम का। देखो जहां दो का होगा, जैसे मैंने एक बात बोली, राधा सुंदर और सुशील है, तो वहां तुम्हें कोमे की क्या जरूरत है? ठीक है ना। लेकिन अगर लिखो राम सुंदर, राम सुंदर, देखो राम सुंदर सुशील, लिखो राम सुंदर, अभी कुछ नहीं लगाना, ऐसे ऐसे लिख दो बस, कॉमे में कुछ नहीं लगाने आपने। राम सुंदर, राम सुंदर सुशील दयालु, राम सुंदर सुशील दयालु। एक आध वर्ड और बोलिए इसकी तारीफ में कुछ। चलो सबल, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, राम की हम तारीफ कर रहे हैं, आप देख रहे हो पहले मैंने राधा की तारीफ नहीं करी, ठीक है ना। रीजन जान गया? चलिए देखो, राम सुंदर सुशील दयालु सबल, तो ये क्या है, ये सब राम की तारीफ हो रही है। तो राम की तारीफ आपने क्या की है, 2 से ज्यादा शब्दों में कर दी। अब 2 से ज्यादा शब्दों में किया तो और तो आपको कहीं एक ही जगह लगाना होगा, तो और जो लगाओगे आप वो लगाओगे लास्ट वाले शब्द में। कहाँ लगाओगे? लास्ट वाले में। तो यहाँ तो क्या लगा दोगे, और, लेकिन ये वाले वर्ड क्या ऐसे रहेंगे, यहाँ आप क्या लगाओगे, यहाँ लगाओगे अल्प विराम। अब आप समझिए कहाँ प्रयोग होगा, जब 2 से ज्यादा शब्द मैंने लिखाई ना, वही बात लिखाई थी। देखो 2 से ज्यादा शब्द हैं, तारीफ हो रही है बंदे की, तो लास्ट में तो याद रखना और का प्रयोग कहाँ करा है,
लास्ट में करा है, ऐसे नहीं, मैं शुरू में नहीं कर सकते, ऐसे थोड़ी करोगे राम सुंदर और सुशील फिर दयालु सबल, आपको लगता है गलत हो रहा है वाक्य, ठीक है ना, अच्छा नहीं लग रहा, तो कुछ तो मतलब फीलिंग से ही बात बन जाएगी। तो यह राम सुंदर सुशील दयालु और सबल है। अगर आपको और थोड़ी तारीफ करनी थी तो लास्ट वाले में लगा देते हो। तो समझ में आया क्या कह रहा हूं? नहीं नहीं सकते, चलो लिखो, अगला लिखो। तो ये तो पहला प्रयोग समझ में आ गया, ठीक है ना। अब जैसे ये वाक्य दे दिया जाएगा और यहाँ आपको अंडरलाइन करके दे दिया जाता है, यहाँ ऐसा करके कहीं पे भी आपसे पूछता है इस जगह कौन से वाक्य का प्रयोग होगा, कौन से उसका प्रयोग होगा, तो कौन से उसका होना है, अल्प विराम का। किसका? अल्प विराम का। ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेगा। देखो पेपर जो मैंने आपको सबसे शुरू में जो पेपर दिखाया ना, पेपर दिखाने का उद्देश्य केवल मेरा इतना था कि जब मैं आपको पढ़ाऊं तो आपको ऐसा न लगे कि हमें कुछ स्पेशल हिंदी नहीं पढ़ाई जानी है, क्योंकि स्पेशल हिंदी आई नहीं दी है, इसलिए मैंने पेपर दिखाया, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं बिना पेपर दिखाए आपको ये पढ़ाना स्टार्ट करता तो आप बोलते कि सर ये तो हिंदी है ही नहीं, ये तो आता ही नहीं है पेपर में। तो पेपर दिखाया मैंने, अब आप पेपर देख लिया है तो अब आपको ये समझ में आ चुका है, यही बेसिक पढ़ाऊंगा मैं। अगर आपको ये सोच रहा है कि कुछ अलग से स्टैंडर्ड कुछ चीज बताई जाएगी उसमें हिंदी में, तो सिलेबस का पार्ट नहीं है तुम्हारे, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना, और यही आता है। और अगर आपने सी सेट वगैरह दिया होगा, भाई उत्तराखंड पीसीएस तो आपने दिया ही होगा, उसमें भी तो यही क्वेश्चन आए थे, संज्ञा सर्वनाम क्या आते, यही आएगा। जब अगर आप आगे आरओ ए आरओ आएगा तो यही आएगा पूरा। तो आप ये समझो जो बच्चे आगे आरओ और ए आरओ की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि पूरा रोल उसमें क्या है, हिंदी का रहने वाला है। देयर इज एनी दिक्कत नहीं ना। चलो लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो दूसरा पॉइंट, दूसरा लिखो, देखो दूसरा, ऐसे दो वाक्यों के बीच ऐसे दो वाक्यों के बीच जिनका भाव ऐसे दो वाक्यों के बीच जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो। निहित मतलब, निहित ये वर्ड भी आप पूछ सकते हो कि किसका मतलब क्या होता, निहित का मतलब क्या होता, समाहित। ऐसे दो वाक्यों के बीच में जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो, जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो, वहां अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, वहां अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ऐसे दो वाक्यों के बीच में जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो, वहां अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, वहां अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। बताओ ऐसे कोई वाक्य बोलो जहां एक दूसरे का भाव एक दूसरे में निहित हो। देखो, शीला बहुत खुश हुई, वह नानी जो बनने वाली थी। शीला, ठीक है ना, हाँ आंटी होगी अब तो। आप किसकी बात कर रहे हो भाई? शीला बहुत, चलो लिखो आप, शीला बहुत खुश हुई, वह नानी जो बनने वाली थी। शीला बहुत खुश हुई, वह नानी जो बनने वाली थी। वो समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। पेपर में ये आ जाए कि जैसे आपने बोला कि इसको अंडरलाइन कर देंगे और पूछेंगे कि यहाँ पे बताओ कौन सा चिन्ह यूज होगा। तो अब जैसे आपने ये अभी अर्थ में बताया, अगर मैं यहाँ पे अल्प विराम लगा दूँ तब भी ठीक है, हाँ तो भी ठीक है। देखो आपका तो वो है ना, जैसे आपसे पूछा है कि 5 एग्जाम्पल लिखो, तो आपका मैंने आप कोई से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये थोड़ी है, अब जैसे पूछा जाएगा कि इस स्थान पर कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हो सकता है, तो जो हो सकते हैं, क्योंकि एक जगह काफी विराम चिन्ह प्रयोग हो सकते हैं ना, तो आप कोई सा भी यूज कर दो, उसमें क्या है। जैसे इसी में बताऊंगा, शीला बहुत खुश हुई, वह नानी जो बनने वाली थी, ठीक है ना। मैंने तो डॉट डॉट कर दिया, आपने पूरा लिखना।
अब मुझे बताओ एक वाक्य का भाव क्या है, दूसरे वाक्य में क्या है, निहित है। तो एक वाक्य का भाव यदि दूसरे वाक्य में निहित है तो यहाँ कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, अल्प विराम का। समझ गए? तो इसे आप समझ गए। अब आप मुझे बताओ यहाँ और कौन से विराम का चिन्ह प्रयोग हो सकता है, अर्धविराम का। तो ऐसा कोई वाक्य दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि आप मुझे बताओ यहाँ जो है कौन से वाक्य का और कौन से चिन्ह का प्रयोग हो सकता है। तो आप जैसे ये वाक्य आ गया, एग्जाम लिखेगा निम्न में से जो अंडरलाइन किया गया है, जो रेखांकित किया गया है, उस स्थान पर और दूसरे कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हो सकता है। तो कौन से का हो सकता है, अर्धविराम का। यह क्वेश्चन कैसा आ सकता है, जैसे एक तो क्वेश्चन ये बन गया, दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, ये सब कुछ मैंने मिटा दिया, आपसे पूछेगा यहाँ बताओ कौन से उसका जो है विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। तो आपका मन है, आप चाहो ये वाला लगा दो, एग्जामिनर तब भी पूरे नंबर देगा। आप चाहो तो अर्धविराम लगा दो, एग्जामिनर तब भी पूरे नंबर देगा। ऐसा थोड़ी आपके नंबर काट देगा एग्जामिनर, क्योंकि एक जगह का दो विराम चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, तो आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। समझ रहे हो ना? तो वो तो लेकिन एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है तो वो अपने उसका एक क्वेश्चन पूछने का स्टैंडर्ड होता है, इतना वो कंफ्यूजन में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पूछेगा तो वो ऐसा पूछ सकता है कि इसके स्थान पर कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। एक बात बताना, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितनी भी जगह अल्प विराम की जगह आप अर्धविराम का प्रयोग कर सकते हो, ये बात कह सकता हूं? नहीं, ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ थोड़ी आप अर्धविराम का प्रयोग कर दोगे, इसी में ही हो पा रहा है ना, वहां नहीं हो पा रहा है। तो अंतर आप समझ रहे हो भाई, आपको समझ में आ भी रहा है ना? ठीक है ना, एक्सप्रेशन से आपको लगता नहीं है। चलो अगले लिखो, तीसरा डालो। देखो थोड़ा सिलेबस ज्यादा है तो चलना पड़ेगा ऐसे ही, क्या कर सकते हैं इसमें। तीसरा लिखो, दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में दी गई, नींद आ रही? हाँ चाय ला रहा हूँ, आप घर से चाय कॉफी कुछ ऐसा बना के, ठीक है ना, लाहौर पड़ोसियों को बुलाओ, ठीक है ना। देखो, दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में, दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में, दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में, दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में, सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा या, आने वाली संज्ञा या वाक्य के पहले और बाद में, आने वाली संज्ञा या वाक्य के पहले और बाद में, वाक्य के पहले और बाद में अल्प विराम का प्रयोग होता है। वाक्य के पहले और बाद में, पहले लिखो फिर मैं समझाऊंगा बाद में, आप लिख लो पहले। वाक्य के पहले और बाद में अल्प विराम का प्रयोग होता है। रिपीट करना, दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा या वाक्य के पहले और बाद में अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे सपोज करो, हम किसी की, इसमें ऐसा समझ सकते हो इसे, जब हम किसी की खासियत बताते हैं, कुछ स्पेशल उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है ना। जैसे रावण, बताओ रावण लंका का राजा, ये क्या है, इसकी खासियत है। आप इसे क्या करोगे, इस तरह से लगा दोगे, एक विद्वान, हाँ। तो आप यहीं से देख रहे हो ये क्या है, अगर आप इस वाले पार्ट को हटा दो, क्या वाक्य पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। ये केवल किस बात को बताना आया है, रावण की विशेषता, ठीक है ना। इसे हटा दो, रावण एक विद्वान था, इस बात ने केवल ये बता दिया कि कौन से वाले रावण की बात कर रहे हो आप, आज के रावण की या पहले रावण की। तो भाई इसने क्या बताया, इसने यही तो बताने की कोशिश की है कि कौन सा रावण है। जैसे मैंने बोला रावण एक विद्वान था, अब बात आती है रावण कौन सा रावण, अभी भी तो रावण ही है बहुत सारे, तो इन्हें बताया कि लंका का राजा, तो फिर समझ में आया ना, अच्छा उस वाले रावण की बात हुई है।
फिर रावण ना समझ कर आप राम श्याम लिखोगे कुछ ऐसा, तो ना एक नाम के बहुत सारे आदमी होते हैं, ठीक है ना, तो उसके बारे में बताना होता है। तो यहाँ आप किस विराम चिन्ह का प्रयोग करोगे? अर्ध विराम, ठीक है ना। देखो लिखो सुभाष, सुभाष, फिर कोमा लगाओ ऐसे ही, कोमा मतलब अर्धविराम। लिखो जिनके विषय में तुम कल बात कर रहे थे, सुभाष जिनके विषय में तुम कल बात कर रहे थे, सुभाष जिनके विषय में तुम कल बात कर रहे थे, जिनके, देख रहे हो तुम, इस तरह से लिखना। अब आप मुझे बताओ जिनके विषय में तुम कल बात कर रहे थे, ये क्या बताया जा रहा है? पहले लिखा सुभाष जिनके विषय में तुम कल बात कर रहे थे, ठीक है ना। क्या है वो? एक अच्छे डॉक्टर है या एक अच्छे लेखक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, इधर देखो सबके सब, ये देखो सुभाष जिनके विषय में कल तुम बात कर रहे थे, एक अच्छे लेखक हैं। अगर मैं इस बात को हटा दूं, इस बात को हटा दूं, मैंने क्या है, सुभाष एक अच्छे लेखक हैं, क्या वाक्य पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। इस वाली बात में केवल क्या बात आके बताइए कि कौन से वाले सुभाष की बात करें? सुभाष तो बहुत है, तो कल जिसके बारे में जिक्र हुआ था उस सुभाष की बात, ठीक है ना। चलो अब लिखो आगे। किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे दया एक गिलास पानी दो है, क्या कुछ और चाहिए? चलो इधर देखो, अब मुझे बताओ किसके बारे में बात हुई है? दया के बारे में। तो किसे संबंधित हुआ है? दया। दया कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा? अल्प, ठीक है ना। अच्छा बोर तो नहीं हो रहे ना, हार्ड तो नहीं लग रहा ना? ये दूसरा इलाज है इसका मेरे पास, और भी इंटरेस्टेड बनाया जा सकता है। बताओ कैसे? कोई इलाज नहीं है, मैंने डांस थोड़ी दिखाना है। क्या इलाज है इसका? बोरिंग है पढ़ाई, है पढ़ाई बोरिंग नहीं होगी तो क्या होगा? मैं सोच रहा कुछ होगा इसका, कुछ नहीं हो सकता। है वो बोलते हैं ना, बोरियत आ रही है बहुत ज्यादा, फिर पढ़ते समय बोरियत नहीं आएगी तो कहाँ बोरियत आनी है, ठीक है ना। अब मूवी थोड़ी चल रही है। चलो लिखो फिर भी आगे। देखो देखो कुछ शब्दों के स्थान पर भी लिख लो, इससे पहले लिख लो, तो बाद में लिखूंगा। लिखो कुछ शब्दों के स्थान पर भी प्रयोग करते हैं, कुछ शब्दों के स्थान पर भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्दों के स्थान पर भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। आप क्या हो गया? होते नहीं कुछ आदमी, ये आलसी वाली बात कहाँ की इसमें?
यार क्या बात कर दी तुमने आज, ये कैसे काम चलेगा ऐसे? सुनो, वह जहां जाता है वहां बैठ जाता है। आपसे अंडरलाइन करके कह देगा अगर इससे इसमें से वह निकाल दे जाए तो यहाँ कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा? आप क्वेश्चन समझ रहे हो कैसा आएगा? तो अगर यहाँ से वह निकाल दे जाए तो कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा? तो वह मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल भी, आई डोंट लाइक वह है। तो यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा? अल्प विराम का। पढ़ो अभी तो विराम पढ़ो आप। पेन किलर वगैरह खा लो अगर ज्यादा तो। यहाँ तो नहीं है ना पीछे बैक में? तो मुझे याद दिलाना बाद में, मैं बताऊंगा कुछ याद दिलाना बाद में क्लास के बाद, ठीक है ना? चलो लिख लो, यहाँ लिख लिया ना, तो लिख ले चलो। तो ये जो है आप जो है इसके बारे में समझ गए होंगे, ठीक है ना? तो ऐसा है, देखो प्रयोग तो इसका और भी जगह भी होता है जैसे नहीं वगैरह, तो आप थोड़ा बहुत हिसाब भी लगा लेना, ठीक है ना? बाकी इतना इनफ है जितना मैंने बता दिया। अब आप अगला विराम चिन्ह डाल लो, कौन सा नंबर का आएगा? 5th। तो लिख लो प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक तो लिख लिया होगा ना सबने? कैसे लिखा जाएगा अभी? कैसे लगता है प्रश्नवाचक? क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? क्वेश्चन मार्क है। इसे तो इसके बारे में तो ज्यादा डिस्कस करना ही नहीं है, ठीक है ना? फिर भी इसकी डेफिनेशन लिख लो, जब सब कुछ लिख रहे हैं तो इसका क्या छोड़ना। पियर्सन का, पियर्सन के भाव का, पियर्सन के भाव का बोध कराने वाले वाक्यों के अंत में, पियर्सन के भाव का, पियर्सन के भाव का, भाव आप समझ रहे हो ना? पियर्सन के भाव का बोध कराने वाले वाक्यों के अंत में, पियर्सन के भाव का बोध कराने वाले वाक्यों के अंत में पियर्सनवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। पियर्सन के भाव का बोध कराने वाले वाक्यों के अंत में पियर्सनवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, अगर इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाए तो लिखी नहीं जानेगी आप बच्चों से, ठीक है ना? मतलब क्या है इस बात का? अच्छा, भाव का मतलब आप जानते हो क्या होता है? फीलिंग्स, ठीक है ना? और दूसरा मतलब बहुत भाव खा रहे हैं। दूसरा मतलब होता है रेट, ठीक है ना? पता होना चाहिए रेट मतलब। सब पूछते नहीं भाई आम क्या भाव दिए, आप नहीं समझोगे, यूपी वाले समझ गए होंगे, ठीक है ना? नहीं, आप पहली बार सुन रहे हो क्या ऐसे? तो इतने तो, अरे यहाँ भाई बहुत बहुत खतरनाक इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं यहाँ। तो इनके लिए भेज देना एक बार डीएल चौक पे आम लेने के लिए। ठीक है इन्होंने, ठीक है ना? क्या बोल रहे हो अभी? मैं बोल रहा एक बार भाव लेने के लिए डीएल रोड पे भेज देना ना, आम लेने के लिए, पता ही नहीं चला था। डीएल रोड पे मतलब जगह अपने आप में, ठीक है ना? मेरे दादा है, मेरे दादाजी, अरे इससे ज्यादा समझदार, इससे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी अपने मोहल्ले में बस ऐसे ही मतलब, अरे चलो टाइम मतलब आपको मिलेंगे यहाँ, एक से खतरनाक आदमी के क्या मतलब भी कहने का।
हाँ सही पकड़े हो। देखो भाव होना चाहिए, भाव, ठीक है ना। तो आप इसमें एक वाक्य लिखो, चलो दादाजी पे लिख लो, दादाजी कब आओगे, दादाजी कब आओगे, दादाजी कब आओगे, नहीं लिखा है? दादाजी कब आओगे, वहां कौन खड़ा है या था लिख लो। अब मुझे बताओ कौन सा आपको लग रहा है कि कैसा है, प्रश्न का भाव आया नहीं, तो आप जो है फोकस, मैंने एक भाव वर्ड लिखा है, भाव वर्ड पे फोकस करना है, क्योंकि डेफिनेशन अगर पूछी जाती है तो भाव लिखना जरूरी है। तो आप लिख दोगे इसे, देखो। अच्छा एक बताओ, क्या प्रश्नवाचक वाक्य में जरूरी है कौन कब क्या ऐसे शब्द आए वहीं पे लगेगा? क्या इसके बिना प्रयोग हो सकता है, इसका यूज हो सकता है? बताओ भाई, हो सकता है इसके बिना यूज? नहीं हो सकता है, ठीक है ना, लिखो। क्या मतलब है इस बात का? तुम पढ़ रहे हो, मतलब पूछा जा रहा है कि पढ़ रहे हो कुछ और काम कर रहे हो, फोन तो नहीं चला रहे, ठीक है ना। तो ये मतलब है इस बात का। हंसने वाली क्या बात थी इसमें? चलो लिखो इसमें। तो देखो इसमें कहीं भी लेखक ने कुछ मतलब ऐसा बताने की कोशिश ही नहीं की है कौन कब क्या है, तो केवल हमने क्या भाव समझना है। तो इसलिए अगर डेफिनेशन आती है ना और आप डेफिनेशन में भाव वर्ड नहीं डालते हो तो आपकी डेफिनेशन खराब हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा एक बताओ, जहां कौन कब क्या ऐसे शब्द आ जाते हैं तो वहां जरूरी है क्वेश्चन मार्क लगेगा लगेगा? ये भी जरूरी नहीं है। एक वाक्य लिख लो, उसने मुझे बताया कि, हाँ, उसने मुझे बताया कि वह कल कहाँ गया था। अब आप मुझे बताओ, इसमें बताओ क्या है? उसने मुझे बताया कि वह कल कहाँ गया था। तो आप मुझे बताओ इसमें कौन सा वर्ड आया है? कहाँ। तो आप इस कहाँ को देखकर ऐसा हिसाब लगा सकते हो कि इसमें जो है क्वेश्चन मार्क आएगा? नो सर। समझ लो ना, क्योंकि भाव नहीं आ रहा है भाई, उसने बता दिया है ना कि कहाँ गया था, ठीक है ना। चलो अब आप इसे उतारो, अगला डाल लो अब आप। तो मेरे हिसाब से देखो आज थोड़ा डिस्कस वगैरह हुआ था क्लास में, क्या था तो ये हम समझ चुके हैं किस वे में हमने पढ़ना है। तो जैसे क्वेश्चन मार्क है इसे हमने देख लिया है, उसके मैं क्वेश्चन आपको हाथ हाथ बताता रहूंगा जिस जिस टॉपिक से आए। इससे होगा क्या, आपका प्रीवियस ईयर भी पेपर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड ऐसा होगा ना, जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन लिखा दिए, दो क्वेश्चन लिखा दिए, आप देख के आओगे तो आपको ये पता है कि कैसा क्वेश्चन पूछा था पिछली बार। और जब पिछले वाले क्वेश्चन का पता है तो इस वाले क्वेश्चन का एक आइडिया लग चुका है कि देखो इतने टॉपिक हैं और इतने ही क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हर टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आना है। आप ये समझ रहे हो ना, देखो कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। जब आपको पता हर टॉपिक से आना है तो फिर रिस्क क्यों लेना, समझ रहे हो ना। और नंबर भी आपको पता है, हिंदी के नंबर है, फ्री के नंबर है, ठीक है ना। और वेटेज भी बहुत ज्यादा है और कम क्लास में हो जाएगा। दूसरी, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मतलब कहने का ये है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ते जाना है और यहीं पे बैठ कर जो है 10 मिनट रिवाइज कर लेना तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी अभी मैंने जो है ना वो नहीं बताया आपको कि क्या मटेरियल पढ़ना है। मटेरियल में आपको डिस्कस कर सर से कि हम कितना देते हैं आपको। अगर देखो फिक्स है, इंस्टीट्यूट से अगर प्रॉपर मटेरियल मिलता है तो आपको नहीं बताया जाएगा बुक वगैरह। अगर कम मिलता है ऐसा लगेगा तो फिर मैं आपको कोई बुक बता दूंगा आपको कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक है ना। तो उसमें नहीं, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जल्दीबाजी किसी चीज की करनी है, ठीक है ना। समझ गए होगे क्या था, जो क्वेश्चन लिखा है तो वो हो गया था। एक क्वेश्चन हो रहा है तो विराम चिन्ह को उसे ढूंढ के लाओगे आप, कल थोड़ा काम तो आप भी करोगे, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, एक तो आपने सिलेबस पढ़ के आना है और ये पेपर पूरा देख के आना है, एक एक वर्ड इसका। मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं बताया, बड़ी दिक्कत हो जाती है, 1 घंटा पूरा लग जाता है, आज की पूरी क्लास जो है पेपर में लग जाती है,
फिर आप भी बोलते कि मास्टर साहब आगे पागल बना के चले गए। ठीक है, फिर तो रहने देते हैं इतना यार। चलो फिर किसी बच्चे को डाउट है भी ऑनलाइन किसी का तो नहीं है ना किसी का। चलो फिर थैंक यू।